Hello friends, Namaskar, a very warm welcome to Ansarkari. I am your friend Vikas Bhardwaj. चलिए आज बात करते हैं one of the most common and happening terminologies which is there in public domain and in current affairs, that is EIA, Environment Impact Assessment. क्या है? India being a developing country, it becomes very important and imperative to understand that आखिर environment की पोजीशन क्या है उसकी गुणवत्ता और क्या है वो बातें जो डिसाइड करेंगी द कोर्स ऑफ एक्शन फॉर इंडिया इन 2030s to 2050s. So let's see why this is in news and what this is all about. Environment impact assessment. First of all, it was notified as a norm in 1994 and this came from the act that is known as EPA, Environment Protection Act 1986. यानी कि लिबरलाइजेशन से पहले की बात है, जिसको हम इकोनॉमी में लाइसेंस राज, कोटा राज भी कहते हैं. That also showcases that by 1990s India started thinking about its environment also in a deep manner. So what is EIA? It is a legal framework basically, so that it is going to regulate the activities to access, utilize and which are going to affect, that means pollute our natural resources. यानी किस तरीके से projects handle किए जाएंगे so there is sustainable development. That means if there is no proper verification, if there is no proper engagement, if there is no proper clearance, then project will not be allowed. Every project is required to go through EIA process before obtaining any environmental clearance. So the 1994 EIA notification was there and it was replaced with a modified draft in 2006. यानी 1994 में कुछ बातें आई और उसको रिप्लेस किया गया 2006 में. सोचने वाली बात यह है कि projects have been coming up since 1990s and even today. So you have to think इंडिया का जो environment है, इंडिया का जो climatic conditions और even impact of industrialization in one sense what we say, वो कैसा रहा है Indian environment पर. So why this is news? Because this year in 2020 government has redrafted it again so that making the process more transparent and more expedient. यानी जल्दी भी चाहिए किंतु पारदर्शी भी चाहिए. क्या वाकई सरकार पारदर्शी कार्य करना चाह रही है? ये एक सोचने वाली बात है. So 2020 ड्राफ्ट सेज कोई रेमेडी नहीं है आपके एक तरीके से ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए. ये एक ओपिनियन है और क्योंकि कोई रेमेडी नहीं है इसलिए इंडस्ट्रीज के लिए भी बाद में कोई रेमेडी नहीं है. बट एक्चुअली इट प्रपोजेस दैट गवर्नमेंट की जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए ताकि गवर्नमेंट इज एबल टू इंगेज with industries and projects and do things faster, thereby limiting public engagement. यानी जो PIL के थ्रू या फिर जो पब्लिक डोमेन के थ्रू या सो कॉल्ड प्रेशर ग्रुप्स और सिविल सोसाइटी का जो एक इंटीग्रल रोल है उसको सरकार ने लिमिट करने की बात की है, क्योंकि नेशनल डिफेंस और सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्ट्रेटेजिक टैग में आ जाएंगे, इसीलिए वो चीजें इससे बाहर हो जाएंगी. और कहना यह है कि जो भी स्ट्रेटेजिक और डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं वो पब्लिक डोमेन में नहीं आएंगे. देयर विल बी नो एक्सप्लेनेशन व्हाटएवर इट इज. देयरफॉर पब्लिक कंसल्टेशन विच इज द की वर्ड, इट विल बी नो मोर ट्रू फॉर मैनी प्रोजेक्ट्स, जैसे बॉर्डर पाइपलाइंस इन बॉर्डर एरियाज, दैट इज फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर्स विद इन बॉर्डर एरिया. और अगर आप नॉर्थ ईस्ट से ये लागू करेंगे तो ऑब्वियसली ये लार्ज एरिया इंक्लूडिंग आवर रिच बायोडाइवर्सिटी, मेगा डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जिसकी हम बात कर सकते हैं, वो जो है खतरे में पड़ सकता है. इवन इट इज ऑल्सो एग्जेम्प्टिंग मोस्ट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स बिल्ट अप एरिया अप टू 1,50,000 स्क्वायर मीटर. जबकि एनजीटी ने इन बातों पर पहले भी आवाज उठाई है, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज क्या है? देयर इज प्रोविजन फॉर पोस्ट फैक्टो प्रोजेक्ट क्लियरेंस. यानी आपने प्रोजेक्ट चालू कर दिया, आपका जुगाड़ है या आपने कैसे भी कर दिया, लेकिन बाद में आप उसकी भरपाई कर सकते हैं. क्या जिंदगी में ऐसा होता है?
क्या मदर अर्थ और नेचर के साथ ऐसा हो सकता है? ये एक सोचने वाली बात है। और पब्लिक ट्रस्ट का क्या होगा? जनता जनार्दन जिसकी बात की जाती है उसकी ट्रस्ट का क्या होगा? ये बात एक सोचने वाली है। दैट इज वाई वायलेटर्स के लिए कहा गया है देयर विल बी रिमेडिएशन और यू कैन से रिसोर्स ऑगमेंटेशन फॉर देम। तो इकोलॉजिकल डैमेज जो एसेस किया जाएगा उसके प्रोपोर्शन में वो पर डे और कुछ इकोनॉमिक फाइन दे देंगे। सो कैन वी रियली सी इट इन दिस वे और देयर इज नीड टू बी अ मिडिल पाथ वेयर वी कैन से दैट एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक कंपनसेशन इज नॉट गोइंग टू फुलफिल द डैमेज डन टू द एनवायरमेंट। That is why one example is that on April 1, Supreme Court held that ex post facto environmental clearance is contrary to the law. ऐसा नहीं हो सकता कि आप precautions को और sustainable development को आप खटाई में डाल दें and then you say let's move ahead and then later on we can assess and we can compensate the damage. So 2020 draft talks about such violations that how they will be taken up. They will be reported by the government authority or they will be by the developer itself. लोगों का, जनता का कोई भी इसमें रोल नहीं है. For example, you take about Goa. These days also protests have been going on in the interiors and in the villages against infrastructure projects in which due consultation of Gram Panchayat or places have not been taken care of. Similarly, we can say that एक EIA नोटिफिकेशन सेक्शन 3 के अंदर जो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के दैट आल्सो इंपोजेस रिस्ट्रिक्शन ऑन सेटिंग अप न्यू प्रोजेक्ट्स और एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स। लेकिन बात यह है कि क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स वाकई एनवायरमेंट को बेनिफिट करेंगे तभी उनको लागू करने की बात की जाएगी। एक और कंट्रोवर्शियल रूल आप कह सकते हैं इसमें जो है दैट प्रोजेक्ट्स कैन रिसीव क्लियरेंस पोस्ट फैक्टो। जो हम बात अभी उठा रहे थे इसकी हम और थोड़ी चर्चा करते हैं। जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी ऑपरेटिंग है ईपीए के वायलेशन में वो भी अप्लाई कर सकते हैं क्लियरेंस के लिए। लेकिन मैंने जैसे अभी आपको बताया जस्टिस चंद्रचूड़ एंड अजय रस्तोगी की जो बेंच थी दे सेड दैट सच प्रोजेक्ट मस्ट नॉट बी कंटिन्यूइंग। एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस नहीं मिलनी चाहिए। कोई काम होने के बाद आप उसको रिवर्स डेट में आप इररिपेरेबल डैमेज या डिग्रेडेशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट इज वाई चाहे इनलैंड वाटरवेज की बात हो, चाहे नेशनल हाईवेज की बात हो, चाहे फिर 1,50,000 स्क्वायर मीटर तक के प्रोजेक्ट्स की बात हो, वो सब एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे तो रह क्या जाएगा? क्योंकि इसमें एयरपोर्ट्स जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी आ जाएंगे। और पब्लिक हियरिंग और इंडिविजुअल अटेंशन की जो बात है, जो पब्लिक की डीलिंग की बात है, अगर वो 30 दिन से घटाकर 20 दिन भी करती जाएगी तो जनता में पब्लिक ओपिनियन और अवेयरनेस कैसे आएगा? दैट इज वाई देयर हैव बीन लॉट ऑफ वॉइस अगेंस्ट such development, even by civil society, by environmental groups and so on. So we have discussed about EIA. ऐसे और भी मुद्दे हैं। भारत एक डेवलपिंग स्टेज में है and we are talking about आत्मनिर्भर भारत. We are talking about that China must not remain a country from where we are a great importer और हमारा trade deficit भी है. We are also looking forward to increase our forest cover. We are also looking forward to renewable resources. We are also looking forward that we must combat pollution and climate change. We are also facing incessant rains, landslides, for example, recently in Kerala, in Munnar, or you can say Idukki district. Similarly, we are finding regular floods in the interiors of Bihar, eastern Uttar Pradesh, and even border areas with Nepal. Similar is the case with the interiors of Tamil Nadu and even parts of Andhra. Odisha is also not an exception. So in such circumstances, do you think कि इस प्रकार से ही इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को आगे बढ़ाया जाना चाहिए? क्या ये वही भारत है जिसका आप विजुअलाइजेशन करते हैं? क्या इसके लिए मिडिल ग्राउंड होना चाहिए? और how far do you agree with this? I am looking forward to your arguments because we can't say that the government is not a well-wisher and government is not looking forward to our well-being because Indian constitution is supreme and it is committed to the welfare of the masses. That is why we call it a living document. Thank you very much. Keep on liking, sharing and commenting on our channel. There is no substitute to smart work and hard work. चींटी की तरह हर मोमेंट उसके लिए लगकर काम करना पड़ता है और पड़ेगा. Thank you very much. See you soon with
another video and a topic.